चला तो लेसन 15 में आज का हेडिंग है एक किताब ये वृद्धि के लिए दशाएं। चलाओ वृद्धि के लिए दशाएं। खाली तुमको पढ़ा रहे, तुम अपने मन से लिख लेना इसको, ठीक है? हाँ, खाली समझ लो। देखो मन पौधे जो होते हैं वृद्धि करते हैं, उस पौधे की वृद्धि के लिए हमें क्या क्या चीज़ की ज़रूरत होगी, कौन कौन माने ऐसे घटक होते हैं जिसके फलस्वरूप पौधे वृद्धि करते हैं। कितना तापमान चाहिए, कितना वायु चाहिए, कितना जल चाहिए, उसी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। पौधों के लिए क्या क्या चीज़ की आवश्यकता होती है जिससे पौधे वृद्धि करते हैं। कह रहा कि आप लिखने की कोशिश क्यों नहीं करते हैं कि पौधों के वृद्धि के लिए ज़रूरी चीज़ें क्या हैं, माने क्या क्या चाहिए पौधों के वृद्धि के लिए। इस सूची में जल भी चाहिए पौधों की वृद्धि के लिए, ऑक्सीजन भी चाहिए, पोषक तत्व अवश्य होने चाहिए जो वृद्धि के लिए अनिवार्य हैं। माने कोई भी पौधा है उसके वृद्धि के लिए 3 चीज़ तो एकदम आवश्यक है, जल, ऑक्सीजन तथा पोषक तत्व जो वृद्धि के लिए अनिवार्य है। पौधों की कोशिकाएं अपने आकार में बड़ी होकर वृद्धि करती हैं, जिसके लिए जल की आवश्यकता होती है। देखो जो पौधे होते हैं ना कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, और जब पौधे जल को ग्रहण करते हैं तो कोशिकाओं में वृद्धि होता है, और जब कोशिकाओं में वृद्धि होता है तो पौधे भी वृद्धि करते हैं। इसलिए एक पादप की वृद्धि और उसका परिवर्धन का मतलब होता है ना, जितने भी आवश्यकताएँ होती है, मैं जितने भी अवस्थाएँ होती है उसको पूरा करने के लिए पानी की स्थिति या उपलब्धता से जुड़ी होती है। वृद्धि के लिए आवश्यक एंजाइमों की क्रियाशीलता के लिए जल एक माध्यम उपलब्ध कराता है तथा ऑक्सीजन उपापचयी ऊर्जा को मुक्त करने में मदद करता है। पौधे द्वारा पोषक में निकला बाद 2, एक स्थूल और एक सूक्ष्म आवश्यकता। तो पढ़े हो तुम लोग, स्थूल माने क्या होता है, अधिक मात्रा में होता है, सूक्ष्म माने कम। कौन कौन से तत्व अधिक मात्रा में चाहिए पौधों को? अरे मैग्नीशियम चाहिए, आयरन चाहिए, फास्फोरस चाहिए, कैल्शियम चाहिए, ये अधिक मात्रा में चाहिए। कम मात्रा में वो चाहते हैं ना, सोडियम वगैरह हो गया, वो कम मात्रा में आवश्यक होती है। आवश्यक जीव द्रव्य के संश्लेषण तथा ऊर्जा के स्रोत के रूप में काम करने के लिए होती है। इसके अतिरिक्त प्रत्येक पादप जीव के लिए इष्टतम ताप परिसर चाहिए। इष्टतम ताप माने, इष्टतम ताप का मतलब ऐसे ताप जिस पर पादप तेजी से वृद्धि करते हैं, उसी को इष्टतम ताप कहते हैं, जो उसके वृद्धि के लिए अत्यंत ही अनुकूल होता है। इस ताप के दायरे से किसी प्रकार के बिलगाव उसकी उत्तरजीविता के लिए हानिकारक हो सकता है। बिलगाव माने होता है ना, इस ताप से अगर कम ताप है या अधिक ताप है तो पौधे वृद्धि नहीं करते हैं। इसके साथ ही पर्यावरणीय संकेत जैसे कि प्रकाश एवं गुरुत्वाकर्षण भी वृद्धि की कुछ अवस्थाओं या चरणों का प्रभावित करता है। माने हम लोगों ने क्या देखा कि वृद्धि के लिए कौन कौन दशाएं चाहिए पौधों को। तो हमने कहा कि पौधों को वृद्धि के लिए 3 चीज़ की, ऑक्सीजन, जल और पोषक तत्व। थोड़ा सा इसमें लिख लो, लिखो। पौधों के वृद्धि के लिए अनेक महत्वपूर्ण दशाओं की आवश्यकता होती है। अनेक महत्वपूर्ण दशाओं की आवश्यकता होती है। पौधे के लिए जल, ऑक्सीजन और पोषक तत्व की आवश्यकता होती है। और पोषक तत्व की आवश्यकता होती है। पौधे
कि कोशिका वृद्धि के लिए जल की आवश्यकता होती है। जल की आवश्यकता होती है। जब कोशिका में वृद्धि होती है, जब कोशिका में वृद्धि होती है तो पादपों में भी वृद्धि होती है। पादपों में भी वृद्धि होती है। यह पौधों में वृद्धि के बारे में, माने पौधों की वृद्धि के लिए महत्वपूर्ण दशाएं की आवश्यकता होती है। उसको ताप चाहिए, उसको ऑक्सीजन चाहिए, उसको पोषक तत्व चाहिए, जिससे पौधे तेजी से वृद्धि करते हैं। कारजत ऑक्सीजन की कमी होगी तभी वृद्धि नहीं करेंगे, पोषक तत्व की कमी होगी तभी वृद्धि नहीं करेंगे। इन सभी के लिए जरूरी होता है। हो गया, लिख लियो। अब एक हेडिंग बना लो। इसका क्या नाम है? इसका ये क्यों लाया गया है? महकता है। मिट्टी के तेल के कारण नाम किरासन तेल, किरासन केरोसिन तेल। बुढ़वा कन बतिया रही है। किरासन तेल बुढ़वा लोग कहला। इष्टतम ताप, अच्छा बताओ, ऐसे ताप जिस पर पौधे तेजी से वृद्धि करते हैं तो उसी को इष्टतम ताप कहते हैं। तो लिख लेना, ऐसे ताप जिस पर पौधे तेजी से वृद्धि करते हैं तो इसे इष्टतम ताप कहते हैं। उसके बाद होता है इष्टतम पीएच मान। अब देख लो, इससे कम ताप रहेगा तभी पौधे बहुत धीमा गति से वृद्धि करेंगे। अधिक ताप रहेगा माने वही ये माने एक निश्चित ताप होता है। हर एक पौधे के लिए अलग अलग ताप होता है। इष्टतम ताप एक ऐसा ताप होता है जिससे पौधे तेजी से वृद्धि करते हैं। इष्टतम पीएच मान तो पड़े ही होंगे, पावर ऑफ हाइड्रोजन, माने पौधों को वृद्धि के लिए एक माने उपयुक्त पीएच चाहिए जिससे पौधे तेजी से वृद्धि करते हैं। आपने पढ़ा होगा 10 में कि जो पौधे होते हैं जब हम उसको कहीं लगाते हैं या बगीचे में जो पौधे होते हैं तो हम पीएच मान उसको ज्ञात करते रहते हैं कि पीएच मान ज्ञात करते रहेंगे तो कितने पीएच मान पर पौधों को पैदावार अधिक होती है उसको हम लोग बनाए रखते हैं। तो थोड़ा पीएच, इष्टतम पीएच का भाई देखो, वह पीएच मान जिस पर पौधे तेजी से वृद्धि करते हैं उसे इष्टतम पीएच कहते हैं। कभी भूलना मत इसको, समझ रहे हो। जब भी इष्टतम ताप की बात करेगा, इष्टतम पीएच मान की बात करेगा, तुम लोग बता सकते हो ना इसको बारे में, क्या होता है इष्टतम ताप, क्या होता है इष्टतम पीएच मान। चलो आगे बोले हम लोग, लिखा है सबका। अब क्या है, बहुत सुंदर मानता है मिट्टी के तेल, अच्छा लगता है, महकते हो। का रजत
लगा था तो मिट्टी के तेल पी लिया था, क्या समझ कर, स्प्राइट समझ कर। कोई पीता है मिट्टी का तेल। कौन पीता है? कई लोग पीते हैं मिट्टी के तेल, इसलिए सरकार बंद कर दिया। आओ बाबू, प्रसंग 245 पढ़ना देख लें। छोटे लोग पीते हैं। विभेदन, निर्भेदन, पुनर्विभेदन। विभेदन, निर्विभेदन तथा पुनर्विभेदन। पुनर्विभेदन, अब इसका मतलब होता कहते हैं क्या? जब कोशिकाएं, सुनो ध्यान से पहले, जब कोशिकाएं एक बार विभाजित हो जाती है और एक ही कार्य को करती है और दोबारा विभाजित नहीं होती है तो उसको अविभेदन कहते हैं। बस समझे, जैसे कोनो कोशिका विभाजित हो गई, अब एक निश्चित कार्य के लिए विभाजित हो गई, वही कार्य अब करती है, दोबारा विभाजित नहीं होती है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? अविभेद। और ऐसी कोशिकाएं जो बार बार विभाजित होती रहती है, हमेशा विभाजित, जैसे विभजी होता है कोशिकाएं में होती है, तो उसको विभेदन कहते हैं। एक होता है निर्विभेदन। निर्विभेदन का मतलब होता है कि पहले विभाजित होती है, अब बाद में क्या होती है कि ऐसी एक स्थिति आती है कि पुनः रुक जाती है, बाद में कोई विभाजित नहीं होती है, तो उसको निर्विभेदन कहते हैं। इसमें क्या होता है ना कि पुनः विभेदन का मतलब होता है कि बार बार वो विभाजित, एक बार विभाजित हुई, फिर जब आवश्यकता पड़ा तो पुनः विभाजित, फिर जब आवश्यकता पड़ा तो पुनः विभाजित, तो उसी को हम लोग कहते हैं पुनः विभेदन। समझ ले, एक बार पढ़ देते हैं। कह रहे कि मूल शिखाग्र विभज्योतक तथा प्रारोह शिखाग्र विभज्योतक से आने वाले, मूल का मतलब जड़, प्रारोह का मतलब जड़ को छोड़कर, तो मूल शिखाग्र विभज्योतक तथा प्रारोह शिखाग्र विभज्योतक से आने वाली कोशिकाएं और विभेदित होती है तथा विशिष्ट क्रियाकलाप को संपन्न करने के लिए परिपक्व होती है। यह परिपक्वता की ओर अग्रसर होने वाली कार्यवाही विभेदन कहलाती है। वे अपने कोशिका भित्ति और जीव द्रव्य दोनों में ही कुछ व्यापक संरचनात्मक बदलाव से गुजरती है। नहीं क्या विभेदन? विभेदन का मतलब होता है विभाजित होना। देखो लिखा है ना, कुछ संरचनात्मक बदलाव, बदलाव का मतलब परिवर्तन, परिवर्तन का मतलब होता है विभाजन। उदाहरण स्वरूप, एक बाह्यकीय तत्व के बनने में कोशिका अपने जीव द्रव्य को खो देती है और बाद में एक बहुत शुद्ध तन्यतापूर्ण लिग्नोसेलुलोसिक, जिसे काष्ठ कोशिका साधानी द्वितीय कोशिका भित्ति विकसित होती है, जो लंबी दूरी तक सर्वोच्च तनाव में भी जल को वहन करने के लिए उपयुक्त होती है। आप पौधे के शरीर की विभिन्न रचनात्मक विशिष्टताओं और उसकी संबंधित क्रियाशीलता से संबंधित स्थापित करने की कोशिश करें। पौधे अन्य रोचक तत्व दिखाते हैं। देखो ध्यान से, कह रहा है कि जीवित विभेदित कोशिकाएं कुछ खास परिस्थितियों में विभाजन की क्षमता पुनः प्राप्त कर लेती है, तो इस क्षमता को निर्भेदन कहते हैं। उदाहरण के तौर पर अंतरापुलीय वाहिका कैम्बियम एवं कार्क कैम्बियम निर्भेदित कोशिकाएं या उत्तकों के द्वारा उत्पादित कोशिका बाद में फिर से विभाजन की क्षमता खो देती है ताकि विशिष्ट कार्यों को संपादित किया जा सके, अर्थात पुनर्भेदित हो जाती है। तो एक काष्ठीय द्विबीजपत्री पादप के कुछ उत्तकों की सूची बनाएं जो पुनर्भेदन के उत्पाद हो। आप अपर्बुद को कैसे वर्णन करेंगे? अपर्बुद माने, अपर्बुद को अंग्रेजी में कहते हैं ट्यूमर। ट्यूमर की हिंदी में कहते हैं अपर्बुद। इसी को कहा जाता है कैंसर। कैंसर की हिंदी में अपर्बुद कहा जाता है। कैसे वर्णन करेंगे आप? अच्छा, कैंसर क्यों होता है मालूम है? अनियंत्रित, जब कोशिकाएं जो होती है ना अनियंत्रित रूप से विभाजित होती है तभी आपको कैंसर रोग होता है। वही इसमें दिखा है। आप उस मृत्युता कोशिका को जिससे प्रयोगशाला के नियंत्रित क्षेत्र में पादप उत्तक संवर्धन के दौरान विभाजित किया जा रहा हो उसे क्या कहेंगे? अनुभाग 15.1 को याद कीजिए। हमने बताया था कि पौधों में वृद्धि उन्मुक्त होती है, अर्थात वह परिमित और अपरिमित हो सकते हैं।
अब हम कह सकते हैं कि पादपों में विभेदन भी उन्मुक्त होता है, क्योंकि ठीक उसी विभज्योतक से पैदा हुआ ऊतक कोशिकाएं परिपक्व होने पर भिन्न संरचनाएं तैयार करती है। कोशिका ऊतक की परिपक्वता के समय अंतिम संरचना कोशिका का आंतरिक स्थान पर भी निर्भर करता है। उदाहरण के लिए शिकाग्र विभज्योतक से दूरस्थ कोशिकाएं मूलगोप कोशिका के रूप में विभेदित होती है, जबकि जिन्हें बाहरी वलय की ओर धकेल दिया जाता है बाह्य त्वचा के रूप में परिपक्व होती है। क्या आप उन्मुक्त विभेदन का कुछ और उदाहरण जोड़ना चाहेंगे जो कोशिकीय स्थिति तथा पादप अंगों में उनके स्थान के संबंध को दर्शाता है? क्या आपने देखा? हमने ये देखा कि कोशिकाएं लगातार विभाजित होती रहती। अच्छा, कभी कभी क्या होता है ना कि कोशिकाएं जब विभाजित नहीं होती है तो उसको अविभेदन कहते हैं। अच्छा, कोशिकाएं विभाजित होती है तो उसको विभेदन कहते हैं। और निर्विभेदन, निर्माण होता है पुनः। जैसे मान लो कोई कोशिकाएं हैं, वो विभाजित हुई, कुछ देर के लिए रुक गई, अब पुनः विभाजित होना शुरू कर दी तो उसको निर्माण होता है पुनः, निर्विभेदन कहते हैं। अब पुनः मान विभेदन का मतलब होता है जो बार बार विभाजित होती रहती है। बात समझे? कहा तो लिख लो, का एक बार तो लिख लो तनी पहले अविभेदन कोशिका। इतनी अच्छा तैयारी कर लेना बायोलॉजी। अविभेदन कोशिका लिखो। ऐसी कोशिका जो विभाजित नहीं होती है, जो विभाजित नहीं होती है तो उसे अविभेदन कहते हैं। तो उसे क्या कहेंगे? अविभेदन। दूसरा होता है विभेदन। ऐसी कोशिका